A very good morning to all my dear students. Students, I am your science teacher and I welcome you to the science class. In today's class, we will continue our chapter number 5, Cell, the fundamental unit of life. And in this class, we will learn about the cell wall, nucleus and cytoplasm. Students, first of all, we will discuss about the cell wall. As you seen in the above figures, that the cell wall is the outermost layer of the cell. मीन्स किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्पेशली द प्लांट सेल की, वो सेल वॉल कहलाती है. क्लियर? एंड दिस इज द फिगर ऑफ द बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको आप सेल वॉल कहते हैं. मोस्ट सेल पजेस द सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेल वॉल एंड अंडरलाइंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. मीन्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है. द टफ रिजिड स्ट्रक्चर विच सराउंड्स बैक्टीरियल सेल, इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. क्लियर? Now, first of all, we will discuss about the cell wall. Was first observed by Robert Hooke in 1665. You know now कि जब सेल थ्योरी की बिगिनिंग हुई थी तो किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के ढक्कन के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर्स देखे थे. आपने भी देखा था कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स उनको दिखे थे. ठीक है, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर्स. तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स थे, जो आउटर मोस्ट लेयर थी, उन्होंने पहले तो इसको सेल बोला और जो आउटर मोस्ट लेयर थी उनका नाम उन्होंने वॉल रखा. ठीक है. फिर आफ्टर हिम 1804 में कार्ल रुडोल्फी JHF लिंक, इन्होंने भी सेल के बारे में अलग अलग थ्योरीज पास आउट की. ठीक है. इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. जनरली ये माना जाता था कि वॉल है तो हार्ड होगी, लेकिन सेल वॉल क्योंकि लिविंग थिंग्स है तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल भी होती है. क्लियर? Now let's see the function of a cell wall. A major function of the cell wall is to act as a pressure vessel, preventing over expansion when water enters the cell. Means जब भी सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो ये नहीं है कि सेल बहुत ज़्यादा फूल जाएगी. एक्सपेंशन होता है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में. ठीक है. सेल वॉल आर फाउंड इन प्लांट्स. जनरली सेल वॉल कहाँ पर पाई जाती है? प्लांट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बट नॉट इन माइकोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में ही एक माइकोप्लाज्मा भी होते हैं लेकिन वहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती है. द मटेरियल इन द सेल वॉल वरीज बिटवीन स्पीशीज. मीन्स ऐसा नहीं है कि ये जो मटेरियल्स इसमें प्रेजेंट है तो वो सब में कॉमन होंगे, वरी करते हैं. ठीक है. Now let's see some difference between cell wall and plasma membrane. First of all, cell wall present in plants, some fungi and bacteria. ठीक है कि सेल वॉल प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में और फंजाई में प्रेजेंट होती है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल लिविंग बींग्स, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, एवरीवेयर. ठीक है. सेल वॉल इज अ थिक रिजिड स्ट्रक्चर विद ए फिक्स्ड शेप. इसकी जो शेप होती है फिक्स्ड होती है. इट इज़ अ थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर. जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन होती है, बहुत पतली सी होती है, डेलिकेट होती है एंड फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसका शेप चेंजेबल होता है. ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है. क्लियर? Now next function is it protects the cell from the external environment. सेल वॉल हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है. ये भी सेम फंक्शन करती है प्रोटेक्शन का ही. फिर सेल वॉल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है, कोई मेटाबॉलिकली ये इनएक्टिव होती है. जबकि सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में एंट्री होती है सब चीज़ों की, एग्जिट हो रहा होता है और ये सेमी परमेएबल होती है, इसीलिए इसको एक्टिव कहा गया है. ठीक है. Now see the figure. This is the figure of cell wall. outermost layer है और इसके इनसाइड में साइटोप्लाज्म में ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. एंड देन क्लोरोप्लास्ट के बाद ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े से एयर बैग्स जैसे होते हैं.
न्यूक्लियस है, दिस इज द सेल वॉल, ये लाइट येलोइश कलर की जो है सेल येलो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि एटीपी इसका फॉर्मेशन यहीं पर ही होता है। देन द सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है कि ये डबल लेयर्ड होती है, तो उस तरीके से सब चीज़ें आपको अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज मतलब कि सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, गोल्गी एपेरेटस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गेनेलिज होती है। ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लासेस। क्लियर? नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हियर ऑल्सो। साइटोप्लाज्म का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो वो प्लांट सेल की हो जाएगी और ये एनिमल सेल के स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? नाउ लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे A.V. लीवनहॉक। इन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद फ्रांस ब्यूअर ने कहा 1802 में कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है यूकैरियोट्स के अंदर। आफ्टर हिम स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने और अच्छी तरह से प्लांट के न्यूक्लियस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी तक तो एनिमल के न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट इट वाज कंक्लूडेड दैट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। मींस प्रोकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट वेल डिफाइंड, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, बल्कि कहूँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। Let's see the structure of the nucleus. The average diameter is 6 नैनोमीटर। बेटा आपको पता है कि माइक्रोमीटर, इसको ये माइक्रोमीटर ही कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक जैसे कि मान लीजिए कि 1 मीटर सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 10 mm होता है। अब उस 10 mm का 1 mm लीजिए, उसके 1000 पार्ट करें तो कितना स्मॉल हो जाएगा, तो उतना स्मॉल जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपका है कि यू हैव टू राइट ऑल द पार्ट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, nuclear membrane, nucleolus, chromosomes and nucleoplasm. This is the structure of the nucleus. outermost covering is called the nuclear envelope. ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है जेनेटिक मटेरियल्स की और जो भी न्यूट्रिएंट्स और होती है। एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर उसके अंदर एक प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, जो क्रोमेटिन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियस का होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी डीएनए को, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को आगे कैरी ऑन करता है। ठीक है, और आरएनए राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड को भी पास ऑन करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशंस, कि जितने भी डीएनए होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। फिर इनेबल्स द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स, जितनी भी प्रोटीन्स सेल्स को बॉडी को नीड है उन सब का फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। फिर आफ्टर दिस हाउसेस ऑफ न्यूक्लियोलस विच इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब क्लास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का डिफरेंस क्या है। तो बेसिक फंक्शन जो डिफरेंस है वो यही है कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फिर ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं कि सिलेक्टिव थिंग्स को ही एंट्री या एग्जिट देता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज टू लेयर्ड विथ 10 to 50 नैनोमीटर सेपरेशन। मीन्स ये देखिए डबल लेयर्ड आपको दिख रही है, एक लाइट ब्लू और एक थोड़ी डार्क ब्लू, तो ये डबल लेयर्ड होते हैं जिसमें 10 to 50 नैनोमीटर माइक्रोमीटर का के बीच में गैप होता है। ये दिख रहे हैं, इनके बीच में इतना सा सेपरेशन है। ये प्रिवेंट करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को
बाहर जाने से रोकते हैं, किसी चीज़ को अंदर आने से स्टॉप करते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करती है। सी द स्टूडेंट्स, दिस इज द सेल, ऑल द सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये डीएनए ही होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट पे कन्वे करता है। लेट्स सी द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्रोमा वर्ड जो है बेटा वो कलर के लिए, यानी क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इनके कलर्स की वजह से ये बहुत इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमा वर्ड मीन्स कलर और सोम मीन्स बॉडी। ठीक है, यानी कलर्ड जो बॉडी होती है, कलरफुल जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो क्रोमोसोम से। अ क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर। कि क्रोमोसोम जो होते हैं एकदम थ्रेड की तरह होते हैं, पतले पतले धागे जैसे होते हैं, जिसके जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मीन्स इजीली अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर कंटेन करते हो और उसी को रेप्लिकेट मल्टीप्लाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स सीन ड्यूरिंग मेटाफेज। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्रोमोसोम्स किस स्टेज में आपको शो होते हैं, इजीली दिख जाते हैं। तो याद रखिए ये माइटोसिस, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। माइटोसिस के अंदर एक मेटाफेज स्ट्रक्चर आता है, उस स्टेज के अंदर ये इजीली विजिबल हैं। ठीक है, और ये इजीली डाई भी हो जाते हैं। स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इनको डिस्कवर किया था। नाउ क्रोमोसोम्स। तो अब अगर आपसे जेनेटिक मटेरियल की स्ट्रक्चरल यूनिट पूछें तो आप क्या आंसर देंगे, क्रोमोसोम्स। इन द न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में क्लास रॉड शेप्ड के 2 क्रोमेटिड्स नजर आते हैं। ये आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ये हमेशा पेयर में ही होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ऐसे करके लाइक दिस, इस तरह से 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये हमेशा स्ट्रैंड्स में चलते हैं। ठीक है, ईच क्रोमेटिड्स इज अ सिंगल लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। हर क्रोमेटिड्स में डबल लेयर के जो ये होते हैं डीएनए पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, पर बेसिकली आरएनए जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। नाउ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बारे में एक बार देख लेते हैं क्लास, कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर जनरली ओनली 1 क्रोमोसोम्स आर देयर। दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंगल स्ट्रैंड का दिखता है। जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड का दिखता है। among प्रोकैरियोट्स देयर इज कंसिडरेबल वेरिएशंस इन जीनोम लेंथ। मतलब किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, बॉडी के अंदर जीनोम की जो लेंथ होती है वो बिग हो सकती है, जनरली ये स्मॉल होते हैं। इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स विद ओनली फ्यू जीन्स इन दिस क्रोमोसोम्स। कुछ ही जीन्स होते हैं और बाकी ब्लैंक चलता रहता है। लेट्स सी द डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़े बहुत प्लास्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स के नंबर हमेशा ज़्यादा होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है, जबकि यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे मेड ओनली ऑफ डीएनए, जबकि मेड ऑफ क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, इस तरीके की हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। फाउंड इन साइटोप्लाज्म। यहाँ प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जबकि यहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज द मेन डिफरेंस। फिर है कि ना कॉपीज इट्स क्रोमोसोम्स एंड डिवाइड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉपी कर लेता है और डिवाइड रहता है, जबकि कॉपीज क्रोमोसोम्स कॉपी होते हैं, देन ग्रो, फिर थोड़े बड़े होते हैं एंड माइटोसिस का पूरा प्रोसेस होता है और फिर जाकर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बेटा साइटोसोल भी बोलते हैं। इट इज़ अ लिक्विड बिटवीन सेल एंड मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेन्स। मान लीजिए ये सेल है पूरा,
ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के जब बोलेंगे तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर, सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, मीन्स जो भी ऑर्गेनेलीज इसमें पाई जाती हैं उसको मूव कराने में हेल्प करता है। सेल टाइप्स में ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म, ये बता चुकी हूँ कि जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं ये, इट स्टोर द ऑर्गेनेलीज, वाटर, केमिकल्स एक्सेट्रा इनको स्टोर करके रखते हैं। अनलाइक जेली ओ, मीन्स एक जेली ओ करके भी सेल है, उनको छोड़ दो तो जनरली सभी साइटोप्लाज्म के अंदर जो हेल्प करता है वो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब इट इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इट कंटेन्स क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल। मतलब एक वाइटिश कलर का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको साइटोसोल बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज सब्सटेंसेज मैनी ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। Clear? I hope you understood what I have taught today. If you have any doubt, please ask me, and please write an answer of a question, and the question is you have to write the name of all the parts of a nucleus. Thank you.